नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं जो करीब-करीब 180 सालों तक चलता रहा। ये कहानी है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत के आदिवासी समुदायों के एक लंबे, कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। अच्छा, जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? 20वीं सदी के वो बड़े बड़े आंदोलन, है ना? पर उस लड़ाई का क्या जो इससे बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी? ये वो कहानी है जिसकी चिंगारी जंगलों और पहाड़ों से उठी थी और जिसने ब्रिटिश राज की जड़ों को बार बार हिलाकर रख दिया था। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इन विद्रोहों की आग लगी ही क्यों। फिर हम देखेंगे कुछ शुरुआती लड़ाइयां और बगावतें। इसके बाद हम संथाल और मुंडा जैसे बड़े आदिवासी आंदोलनों को गहराई से जानेंगे। फिर हम चलेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहां के प्रतिरोध को देखेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कि इस लंबे संघर्ष ने हमें विरासत में क्या दिया है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। आखिर ये चिंगारी भड़की कहां से थी? मतलब वो क्या वजहें थीं कि आदिवासी समुदायों ने अपने तीर, कमान और पारंपरिक हथियारों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े होने की हिम्मत कर दी? ये जो माइंड मैप है ना, ये पूरी कहानी की जड़ को दिखाता है। देखिए, सेंटर में है ब्रिटिश पॉलिसीज। उन्होंने खेती और जंगलों को लेकर ऐसे नियम बनाए जिसने सब कुछ बदल दिया। ज़ूम खेती जैसी जो पारंपरिक प्रथाएं थीं, उन पर रोक लगा दी और जंगलों को बना दिया रिजर्व्ड। अब इससे क्या हुआ? आदिवासियों का पूरा जीवन, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ सीधे सीधे खतरे में आ गया। और फिर एंट्री होती है दिक्कू की। दिक्कू यानी बाहरी लोग। ये कौन थे? ये थे साहूकार, व्यापारी, ठेकेदार और जमींदार, जो अंग्रेजों के सिस्टम का एक हिस्सा बनकर आए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि उनके बनाए हुए इस पूरे शोषण करने वाले सिस्टम के खिलाफ थी। शोषण कितना भयानक था, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 500%। जी हां, 500%। साहूकार कभी कभी इतना ज्यादा ब्याज वसूलते थे। अब सोचिए, इस वजह से आदिवासी समुदाय कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंस गए जहां से बाहर निकलना, आप कह सकते हैं, नामुमकिन सा था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये दबी हुई चिंगारियां धीरे धीरे आग का रूप लेने लगीं। चलिए अब देखते हैं भारत के मैदानी इलाकों में हुए कुछ सबसे शुरुआती संघर्ष और आदिवासी विद्रोह। लिस्ट में सबसे पहले है चुआर विद्रोह। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। जंगल महल के इलाके में करीब 50 साल तक चला। वजह? अकाल और अंग्रेजों का बढ़ाया हुआ लगान। ये पूरा विद्रोह 3 अलग अलग फेज में फैला था और इसमें जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह जैसे लीडर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लगभग उसी समय राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया विद्रोह शुरू हुआ, जिसकी कमान संभाली राजा जगन्नाथ ने। और दूसरी तरफ थे तिलका मांझी, जिन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति के खिलाफ एक तरह का गुरिल्ला वॉर ही छेड़ दिया। और हां, तिलका मांझी को हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता माना जाता है। छोटा नागपुर का पठार, ये तो जैसे विद्रोह का एक हॉटस्पॉट बन गया था। 1831-32 में यहां हुआ महान कोल विद्रोह, जिसके लीडर थे बुद्धो भगत। इसमें मुंडा, उरांव और हो, ये सभी जनजातियां एक साथ खड़ी थीं। और सिर्फ यही नहीं, इसी इलाके में हो, मुंडा और भूमिज विद्रोह भी हुए। वजह हर बार वही थी, बाहरी लोगों की दखलंदाजी और शोषण। उधर पलामू में चेरो जमींदारों ने बगावत कर दी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उनकी जमीनें हड़प ली थी। और वहीं तेलंगा खड़िया ने आदिवासी सेल्फ गवर्नेंस, मतलब अपनी खुद की शासन व्यवस्था बचाने के लिए 1500 लोगों को गुरिल्ला लड़ाई की ट्रेनिंग दे डाली। तो देखिए, वजह भली अलग अलग थी, पर सबका मकसद एक ही था, अपनी आजादी और अपने जीने के तरीके को बचाना। अब हम बात करेंगे उन 2 बड़े आदिवासी आंदोलनों की जिन्होंने सच में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। ये थे संथाल हूल, जिसका मतलब है मुक्ति का आंदोलन, और मुंडा उलगुलान यानी महान हंगामा। संथाल विद्रोह क्यों हुआ, ये समझने के लिए इस शोषण के चक्र को समझना होगा। देखिए, अंग्रेज लाए परमानेंट सेटलमेंट, जिससे टैक्स बहुत बढ़ गया। फिर आए दिक्कू साहूकार, जो भयानक ब्याज लेते थे, और नतीजा जमीन से बेदखली। मतलब चारों तरफ से एक ऐसा जाल बुन दिया गया था कि संथाल समुदाय के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। और यही गुस्सा 1855 में हूल बनकर फूटा। इस आंदोलन की कमान संभाली 4 भाई बहनों ने,
सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, उन्होंने तो अपना एक अलग आज़ाद राज्य बनाने का ऐलान कर दिया था। और कमाल की बात यह है कि इस लड़ाई में फूलो और झानो मुर्मू जैसी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचला, जिसमें हजारों संथाल मारे गए। अब आते हैं मुंडा विद्रोह पर। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी पारंपरिक खुंटकट्टी व्यवस्था का खत्म होना। अब ये खुंटकट्टी क्या था? ये एक तरह से जमीन पर पूरे कबीले का साझा हक होता था। अंग्रेजों ने इसे खत्म करके जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया। ऊपर से बेगार यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना, इसने तो आग में घी का काम किया। और इसी माहौल में 1895 में सामने आए बिरसा मुंडा। उन्होंने खुद को भगवान का दूत बताया और मुंडा राज लाने का नारा दिया। दिसंबर 1899 में उन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ हथियार उठा लिए, लेकिन 1900 में इस विद्रोह को भी बेरहमी से कुचल दिया गया और बिरसा मुंडा की जेल में ही मौत हो गई। पर उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। इसी विद्रोह का असर था कि 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिसने आदिवासियों की जमीन को कुछ हद तक सुरक्षा दी। चलिए अब हम नक्शे पर भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ के जो विद्रोह थे ना, उनकी वजहें सिर्फ पैसे या जमीन से जुड़ी नहीं थी। यहाँ मामला ज्यादातर पॉलिटिकल था, क्योंकि अंग्रेज इस पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अबोर समुदाय, उन्होंने चाय बागान लगाने और इनर लाइन सिस्टम के खिलाफ 1858 से लेकर 1911 तक, मतलब 50 साल से भी ज्यादा लड़ाई लड़ी। और उधर मेघालय में खासी विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज असम को सिलहट से जोड़ने के लिए सड़क बना रहे थे और आदिवासियों से जबरदस्ती काम करवा रहे थे। इस विद्रोह के हीरो थे तिरोत सिंह। कहानी आगे बढ़ती है। 1860 में जयंतिया लोगों ने एक नए हाउस टैक्स के खिलाफ बगावत कर दी और फिर 1872 में गारो समुदाय ने अपनी जमीनों को बचाने के लिए पातोगन निंगमिंजा की लीडरशिप में लड़ाई लड़ी। तो पैटर्न साफ दिख रहा है। अंग्रेजों के नए नए टैक्स और जमीन के कानून लगातार संघर्ष की वजह बन रहे थे। मणिपुर, मिजोरम और असम के इलाकों में 1917 से 1919 के बीच हुआ कूकी विद्रोह। वजह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए अंग्रेजों की जबरदस्ती की भर्ती। और फिर आया जेलियांगरोंग आंदोलन। इसकी शुरुआत तो हाइपो जादोनांग ने की, लेकिन बाद में इसकी कमान संभाली एक बहुत ही कम उम्र की रानी गाइडिन ल्यू ने, जिन्हें बाद में जवाहरलाल नेहरू ने रानी का खिताब दिया था। तो 1800 सालों के इस लगातार चले प्रतिरोध का आखिर नतीजा क्या निकला? इस लंबे और मुश्किल संघर्ष ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है? चलिए अब इस पे बात करते हैं। ये जो टेबल है, ये एक तरह से पूरे सबकॉन्टिनेंट में हुए बड़े आदिवासी विद्रोहों का एक क्विक रिकैप है। इसमें उनका टाइम, इलाका और बड़े लीडर्स के नाम हैं। पहाड़िया विद्रोह से लेकर हेरा का आंदोलन तक ये लिस्ट दिखाती है कि आदिवासी प्रतिरोध कितना बड़ा और फैला हुआ था। एक ऐसा सच जिसे हमारे इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में अक्सर जगह नहीं मिलती। तो सार ये है कि करीब 2 सदियों तक ये अलग अलग आदिवासी आंदोलन एक ही धागे से जुड़े हुए थे, और वो धागा था अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी पहचान बचाने का संघर्ष। हर विद्रोह की अपनी एक कहानी थी, पर उन सब की आत्मा एक ही थी। जल, जंगल, जमीन की लड़ाइयाँ, इन्होंने हमारे इतिहास को एक नया रूप दिया। पर ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि इन संघर्षों की गूंज आज के आदिवासी समुदायों के सामने जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में हमें क्या बताती हैं। यदि ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।